एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी 5 दिन पहले शादी हुई थी और वह अपने ससुराल पहुंचती है और उसकी हाथों की मेहंदी का कलर भी पूरी तरीके से नहीं छूटा था और तभी पता चलता है उसके पति का किसी ने कत्ल कर दिया है। जैसे ही यह बात उसके परिवार वालों को पता चलती है, मानो परिवार में हड़कंप मच जाता है और जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में एक भयानक था। और इस कत्ल में 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक व्यक्ति की जान चली गई और 3 अब ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे रहेंगे। आखिर ऐसा इसमें क्या हुआ और क्यों एक नई नवेली दुल्हन का पति का सुहाग उजड़ गया, ये वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है। अगर जो माता पिता अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं वह इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मऊ। मऊ के पास एक थाना है जिसका नाम है दोहरी घाट और उसी के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है उसरी विश्वनाथपुर गांव। वहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में एक उनका बेटा था जिसका नाम था लवकुश और जिसकी उम्र थी महज 24 साल। तभी उनके माता पिता ने सोचा क्यों ना मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए या इसकी शादी कर देनी चाहिए, जैसा कि जो बहू आएगी वह घर का काम काज बटाएगी और हमें खाना पका पकाया देगी। अब लवकुश के माता पिता ने अपने रिश्तेदारी में अपने बेटे की शादी की बात चलाई और तभी उनको पता लगा रिश्तेदारों के माध्यम से एक आजमगढ़ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है छतरवार गांव। यहाँ के रहने वाली पायल चौहान, जिसके भी माता पिता एक सुंदर सुशील लड़का ढूंढ रहे हैं। तभी अब जब परिवार वाले उनके माता पिता से मिलते हैं और उनकी बेटी को देखते हैं और तो वो बेटी उनको काफ़ी पसंद आती है। तभी अब लड़का दिखाया जाता है। लड़का भी काफ़ी होनहार था और कामकाजी था, वह भी पसंद आ जाता है। अब घर वालों की रजामंदी हो चुकी थी। अब ये था कि शादी की दिन तारीख तय की जाए। तभी पंडित के पास सब नाम और कुंडली लेकर जाई जाती है। दोनों लोग लेकर जाते हैं तो पंडित शादी की तारीख तय करते हैं। जो तारीख शादी की थी वह थी 13 फरवरी 2024। अब लवकुश के जो पिता अब कार्ड छपाने के लिए देते हैं। जब कार्ड छप कर घर आते हैं वह सभी अपने सगी संबंधी या नाते रिश्तेदारों को सब कार्ड पहुंचाते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि आप सभी लोग शादी में ज़रूर आइएगा और तभी बहुत अच्छा लगेगा हमें। अब 13 फरवरी आती है। शाम के 6 बजे लवकुश के माता पिता और जो उनके गांव वाले सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार थे। अब बारात निकलती है मऊ से आजमगढ़ के लिए। अब 1 से 2 घंटे का रास्ता था। अब बारात पहुंच चुकी थी आजमगढ़, जहां की पायल रहने वाली थी। जैसे ही पता चला बाराती पहुंच चुके हैं और तभी लड़की वालों ने बारातियों का काफ़ी अच्छा स्वागत किया और जो उनको नाश्ता पानी खिलाया। उसके बाद अब दुल्हा दुल्हन को पंडित जी मंडप में बैठालते हैं। जो रात में रस्में होती हैं शादी की वह पूरी करवाते हैं। उसके बाद सुबह कलेवा दुल्हा खाता है। उसके बाद दुल्हन विदा करने की रस्म आ जाती है। अब जो बेटी पायल थी वह माता पिता से लिपट कर बहुत रो रही थी और कह रही थी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपका घर छोड़कर अब पराए घर जा रही हूँ। तभी पिता कहते हैं बेटी तो पराया धन होती है, एक न एक दिन उसे जाना ही पड़ता है, मगर बेटी अब तुम जा रही हो तो अपने नए जो माता पिता हैं उनकी सेवा दिल और जान लगा कर करना और मुझे कभी शिकायत का मौका मत देना। अब लवकुश अपनी नई नवेली दुल्हन को कार में बैठालता है। अब ये लोग निकलते हैं अपने घर के लिए, जहां लवकुश के घर मऊ में था। अब जैसे ही यह फ़ोन के माध्यम से लवकुश के घर वालों को पता चलता है कि अब बारात वहां से निकल चुकी है, अपने घर आ रही है, तभी गांव की सारी महिलाएं लवकुश के घर में आ जाती हैं, लोग संगीत करती हैं। अब जो दुल्हन थी उसको गाड़ी से उतारा जाता है और घर में लेके जाते हैं। जो परिवार की सारी रस्में होती हैं वह बहू से कराई जाती है। उसके बाद रात आ जाती है। रात लवकुश की फर्स्ट नाइट थी, यानी कहें सुहाग रात थी। दोनों कमरे में जाते हैं। पहले तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं क्योंकि पहली बार सामने बैठे थे और किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जा रहे थे।
अब मिलने के साथ साथ आगे की ज़िंदगी जीने की कस्में खाते हैं और कहते हैं कि कोई भी मुसीबत हो या कुछ भी हो, हम लोग साथ ही में रहेंगे। पत्नी भी हाथ पे हाथ रख कर कहती है, जी हाँ बिल्कुल, अब जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद 3 से 4 दिन बीतता है। बीतने के बाद एक जो लवकुश का गांव के बाहर ही एक घर था, तभी लवकुश कहता है, पापा यहाँ मेहमान कुछ ज़्यादा हैं, जैसा कि जो आपकी बहू कह रही है, मुझे नया वाला घर देखना है। 1 या 2 दिन मैं वहाँ रहना चाहता हूँ अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। माता पिता राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, क्योंकि वहाँ भी सारी सुविधाएं थी घर में, नए वाले घर में। तो वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर, पायल को लेकर पहुँचता है नए वाले घर में और दोनों वहाँ आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत में करने के साथ साथ शाम के 7 बजे तभी लवकुश अपनी पत्नी पायल से कहता है कि मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ और आधा घंटा में वापस आ जाऊंगा। तभी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, जल्दी आप आ जाना, मैं घर पर अकेली हूँ। तभी लवकुश घर से निकलता है। अब 7 के धीरे धीरे 9 बज जाते हैं, लवकुश अभी तक घर नहीं आता है। तो पत्नी सोचती है आधा घंटा चलो और देख लेते हैं, क्या पता किसी से बातचीत करने लग रहे हों, तो इसीलिए टाइम लग रहा हो। अब धीरे धीरे 10 बज गया। तभी पत्नी पायल ने अपने पति का लवकुश का फ़ोन मिलाया, तो तभी उसका स्विच ऑफ फ़ोन आ रहा था, जिससे वह काफ़ी घबरा जाती है। उसके बाद जो अपने ससुर या पिता को फ़ोन मिलाती है, कहती है लवकुश अभी घर पर नहीं आए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे जा रहा हूँ, मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी, मगर रात के 9 से साढ़े 9 बज गया, अभी तक ये घर लौट कर नहीं आए। जैसे ही माता पिता को ये जानकारी मिलती है, वो तुरंत ही दौड़कर, जो कि 500 मीटर पर उनका दूसरा घर था, वहाँ पहुँचते हैं और बहू से पूछताछ करते हैं और आसपास की जगह पर ढूंढते हैं, मगर उनका बेटा कहीं नहीं मिलता है। अब सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि उनका बेटा गायब हो गया है, जो कि आज तक कभी वो ऐसे गायब नहीं हुआ है, और कहीं गया है तो बता कर गया है। अगर कहीं रात में भी रुका है तो उसने बता दिया है कि पापा मैं आज दोस्त के वहाँ रुक गया हूँ, मैं सुबह आ जाऊँगा। और जब परिवार वाले, जो पिता उनके लवकुश के फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन उनका भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रात जैसे तैसे काटते हैं और काटने के साथ साथ जैसे सुबह होता है, सुबह एक तालाब जो कि गांव के बाहर था और जो वहां के किसान थे वह अपनी गाय भैंस लेकर तालाब की ओर जाते हैं। जो उनके जानवर थे वह पानी पीने के लिए तालाब में जाते हैं। तभी वहां के किसान जो हरहा लेके या अपने गाय और बछड़े लेकर गए थे, देखते हैं एक डेड बॉडी जो कि तालाब में तैर रही है, जिसका सिर पानी में है और पीठ ऊपर है। जैसे ही वह बात गाँव वालों को पता चलती है, वहाँ तालाब के पास मानो पूरा जमावड़ा लग जाता है और तभी वहाँ के लोग उस जो पास के थाने में उस लाश की पुलिस को सूचना देते हैं। अब मौकाए वारदात पर पुलिस पहुँचती है और उस डेड बॉडी को जब बाहर निकालती है, बाहर निकालने के बाद जैसे ही उसका चेहरा ऊपर आता है, वैसे मानो पूरे गांव में सन्नाटा सा पसर जाता है। और एक व्यक्ति जो वहाँ खड़ा था वह उस लाश को देखकर बड़ी चीख चीख के रोने और दहाड़ने लगता था, क्योंकि वह कोई और नहीं लवकुश के पिता थे, जो अपने लवकुश की लाश को देखकर मानो वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही यह बात पता चलती है कि अभी नई नवेली शादी हुई थी और आखिर इनके बेटे का कत्ल किसने कर दिया, अब पुलिस वाले उस बॉडी को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और प्लस गांव में पूछताछ करते हैं। पहले तो पिता से पूछताछ करते हैं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी गांव में रही हो या रंजिश हो या आपकी बेटे की हो, क्या पता उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। मगर पिता कहते हैं कि मेरा और मेरे बेटे का स्वभाव इतना अच्छा था कि किसी से कोई मनमुटाव तक नहीं था और अभी मेरे परिवार में तो खुशियों का माहौल था, क्योंकि मेरे बेटे की 5 दिन पहले ही शादी हुई थी। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चली, पुलिस में भी मानो हड़कंप मच गया कि आखिर नए नवेली दुल्हे का आखिर कत्ल कौन करेगा। अब पुलिस वालों के पास इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कुछ घंटों बाद। उसमें पता लगता है कि जिस किसी ने भी कत्ल किया है, पहले इस युवक लवकुश का गला दबाया है। जब गला दब गया है, उसके बाद इसकी डेड बॉडी को तालाब में फेंका गया है। इसके बाद पुलिस अब लव ट्रायंगल की ओर भी खंगालती है कि जो नई नवेली दुल्हन पायल है, जो आजमगढ़ की रहने वाली है, अब इसके वहाँ जाकर भी वहाँ के लोगों से पूछताछ की जाती है और जो पुलिस के मुखबिर थे उनको भी सक्रिय किया जाता है और कहा जाता है ये जो नए नवेले पति पत्नी हैं, इनके बारे में छोटी सी छोटी जानकारी हो वो हम तक दें।
या कोई जो लौकुश है इसकी या कोई पुरानी प्रेमिका रही हो, उसके बारे में क्या पता उसने इस वारदात को अंजाम दिया हो, या पायल की बैकग्राउंड पूरा खंगाला जाए। तभी पुलिस को पता चलता है, आजमगढ़ से जहां पायल रहने वाली थी, तभी पता चलता है कि यह पायल इस शादी से खुश नहीं थी। अब पुलिस के लिए शक गहराया, अगर खुश नहीं थी तो इसके घर वालों ने इसकी शादी क्यों की। अब जो वहाँ के एसपी होते हैं, एसपी इस मामले की जांच 3 टीमों को देते हैं, एक एसओजी की टीम, एक सर्विलांस टीम और एक जो वहाँ के एसएचओ थे जिनका नाम था दिनेश दत्त मिश्रा, उनको सौंपते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें आप लोग। और 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है। जो दिनेश दत्त थे वह भी इस मामले में बारीकी से जांच कर रहे थे और तभी सर्विलांस की टीम से पता चलता है कि जो पायल जो नई नवेली दुल्हन थी उसके मोबाइल की डिटेल खंगाली जाती है, तो उसमें एक नंबर निकलकर सामने आता है जो कि 18 फरवरी की रात में करीब 6 बजे उस नंबर पर बात हुई। जब उस नंबर को पुलिस खंगालती है, जब उसका नाम तलाशती है तो उसका नाम था दिनेश यादव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला था। अब पुलिस उस युवक को हिरासत में लेकर थाना लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो सभी अपराधियों की तरह वह भी इस घटना को अंजाम देने से मना कर रहा था, मगर पुलिस वालों को पता था कि पहले मुजरिम एक बार सही पूछने में वह ना ही करता है। जब पुलिस वाले अपना कठोर रवैया अपनाते हैं तो अच्छे से अच्छा मुजरिम भी टूट जाता है। तो दिनेश भी टूट गया। उसने फिर एक ऐसा सच बयां किया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। उसने बताया कि मेरा इस घटना में एक दोस्त भी शामिल है जिसका नाम है अभिषेक, और एक मेरी प्रेमिका है। जब पुलिस वाले कहते हैं प्रेमिका तुम्हारी कौन है, तो वो कहता है पायल चौहान। जैसे ही यह नाम पुलिस वाले सुनते हैं वो भी चौंक जाते हैं, कहते हैं उसकी तो शादी अभी हुई है, वह अपने पति का कत्ल क्यों कराएगी। तभी वह युवक कहता है दिनेश यादव कि वह मेरी प्रेमिका है और वह इस शादी से खुश नहीं थी, उसकी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती से कराई थी। अब पुलिस वाले पायल चौहान को भी चौकी लेकर आते हैं और तीनों से पूछताछ बैठाल कर करते हैं। तभी पायल कहती है कि शादी से पहले मैं दिनेश से बहुत ही प्यार करती थी और इन्हीं के साथ जीना मरना चाहती थी, मगर घर वालों ने मेरी एक ना सुनी, मेरी ज़बरदस्ती लौकुश से शादी करा दी। तो मैंने प्लान यही बनाया कि इसके बाद मैं अपने पति का कत्ल करा दूंगी, जिसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर वहां से हम लोगों का कारवा प्यार प्रसंग का वैसे ही चलेगा। अब पुलिस वालों ने इन सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तीनों लोगों को जेल भेज दिया और तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर इस लड़की को शादी नहीं करनी थी तो ये मत करती और घर से अपने साफ साफ बता देती कि इसके बाद मैं ऐसा करूँगी, तो घर वाले हालांकि इसकी शादी ना करते। एक गलती से, और कहते नहीं शादी के बाद अगर शादी किया था तो इसको प्यार वहीं समाप्त कर देना चाहिए था, जिसके कारण से 4 जिंदगियां बर्बाद ना होती, जैसा कि 3 आरोपी और एक जो पति होने वाला उसका जो हुआ था, जिसकी अभी 5 दिन पहले ही शादी थी, उसके बहुत सारे सपने थे, वह सब ख़त्म हो गए। आपका क्या सुझाव है इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।